गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? और बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय क्लास 12 की जो यूनिट सेकंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसका जो सेकंड चैप्टर है कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अभी तक टोटल हम लोग 10 लेक्चर्स लगा चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 की। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। और जैसे कि आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो चाहे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने या राइबोसोमल आरएनए बने या ट्रांसफर आरएनए बने, इन तीनों प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ही बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, हर समय प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट रहता है और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है, चाहे सेल के स्ट्रक्चर्स की बात हो या अन्य मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात हो। तो देखते हैं कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्योंकि अगर मैसेंजर आरएनए है यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जो डीएनए में कोडिंग के रूप में है मैसेंजर आरएनए में आती है और फिर ये मैसेंजर आरएनए कोड लेके साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, जहां पर प्रॉपर जो ट्रांसफर आरएनए है इसके कोड्स को पहचानता है अपने एंटीकोडॉन्स की मदद से और फाइनली राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है कि मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है उसके डिस्कवरी से रिलेटेड और जो कुछ पॉइंट है हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले हम बात करें किसकी, मैसेंजर आरएनए की, तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले आता है वो आता है मैसेंजर आरएनए की डिस्कवरी किसने की। फैक्ट्स क्या है मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड। तो पहला फैक्ट ये कहता है कि जितने भी तरीके के आप आरएनए देखते हैं, कहां पर, सेल के अंदर, चाहे मैसेंजर हो, राइबोसोम हो या ट्रांसफर आरएनए हो, इसमें जो मैसेंजर आरएनए का परसेंटेज है बच्चों वो सिर्फ 1 से 5% है। तो 1 से 5% क्या है, मतलब सबसे कम आपको देखने को मिलेगा मैसेंजर आरएनए। सबसे ज्यादा कौन मिलता है 80%? जरा मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कौन होगा 80%? लगभग वो होगा राइबोसोमल आरएनए। 80% लगभग होता है वो सारे आरएनए में, अगर उसका परसेंटेज देखेंगे। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो देखो बच्चों यहां पर 2 पॉइंट है। पहला, मैसेंजर आरएनए की जो डिस्कवरी करी है वो तो किया है हक्सले, वोल्किन एंड एस्ट्राचेनर, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए टर्म है अर्थात जो मैसेंजर आरएनए नाम है उसको दिया है जैकब एंड मोनाइट ने। क्लियर है बच्चों? नाम किसने दिया और डिस्कवरी किसने करी, ये दोनों पॉइंट जरूर देखिएगा जब क्वेश्चन आपके सामने हो, क्योंकि यहां पर नाम देने वाले अलग साइंटिस्ट हैं, जैकब एंड मोनाइट, और डिस्कवर्ड किया है हक्सले, वोल्किन एंड एस्ट्रेशन ने। चलिए थोड़े से और पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो जेनेटिक डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है। और कहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर आप बोले सेल है तो सेल का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है यही मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, पहली चीज। तो मतलब इसकी ओरिजिन कहां पर है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर है। कौन करेगा, डीएनए करेगा। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर हम देखें डीएनए और आरएनए दोनों को, तो आपको पता है डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। तो डीएनए की अपेक्षा में जो आरएनए है उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि डीएनए म्यूटेशन के चांसेस नहीं है, दोनों में है, पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डीएनए। इस वजह से आप देखिए कि जो वायरस का आरएनए होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होता रहता है। जैसे अगर अभी हम रिसेंट की बात करें, आपको पता है कोरोना वायरस अपने बार बार स्ट्रेन चेंज कर रहा है। तो कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ही है। अब पता चला कुछ समय में उसका म्यूटेशन हो गया, तो पहले जो हमने वैक्सीन बनाई थी जिस कोरोना स्ट्रेन के लिए, अब वो क्या है, कारगर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, तो वैक्सीन प्रॉपर काम ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि वैक्सीन का काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी अब कारगर नहीं है। तो याद रखिएगा कि आरएनए में म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या है, सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है इन कंपेयर ऑफ डीएनए। चलिए बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। अब अगर हम फाइनली स्टार्ट करें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ए जीन
जीन क्या होती है, सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, यस, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। तो आप चारों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, पहली चीज। सेकंड, जीन क्या है आपको पता है, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है। डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम जीन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, चलो जरा एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो मैंने क्या बताया कि जब भी आरएनए बनता है किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और याद रखने वाली बात क्या है कि आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डबल स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी एक समय में दोनों स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए का मैसेंजर आरएनए को एक समय बनाएगा, और वो स्ट्रैंड जो मैसेंजर आरएनए को बनाएगा बच्चों, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, एंटीसेंस स्ट्रैंड। होना क्या चाहिए था, सेंस स्ट्रैंड, लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो मैसेंजर आरएनए के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है, मतलब पार्टिसिपेट होता है, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, सेंस या एंटीसेंस। तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब एक क्वेश्चन माइंड में आपको आया होगा कि सर ये दोनों स्ट्रैंड क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, भाई डीएनए के तो दो स्ट्रैंड है ना, तो ये दोनों पार्टिसिपेट्स क्यों नहीं करते। बच्चों आपको सिंपल सा पता है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अब अगर दोनों स्ट्रैंड एक ही समय में अगर दो मैसेंजर आरएनए को अलग अलग बनाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड भी तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जैसे दोनों स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए के बनेंगे भाई ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। अब अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गए तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, रुक जाएगी। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। इस पॉइंट्स को माइंड में आपको रखना है, क्लियर है। यही पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, आरएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, दो मैसेंजर आरएनए का प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और ये दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जिससे हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए से क्या बनना, फाइनली प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि मैसेंजर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो चुका है। क्लियर है बच्चों, चलो अब अगर हम जीन की बात करें, जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह फंक्शनल यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस की। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं, जीन के फॉर्म में ही जाते हैं, जीन में ही प्रॉपर कोडिंग होती है। क्लियर है। सिस्ट्रॉन की बात कर लें तो सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन होता है एक जीन का वो एक छोटा सा सेगमेंट जो वन प्रोटीन बनाने के लिए कोडिंग रखता है, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये डीएनए है, यस, और डीएनए प्रॉपर आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक एक जीन है, यस। अब एक जीन आपको पता है एक से ज्यादा भी प्रोटीन बना सकती है, क्लियर है ना। लेकिन अगर एक जीन का एक पार्ट, मान लो ये एक जीन के 1 2 3 4 पार्ट हो गए, इसका मतलब कि 4 तरीके की प्रोटीन बना सकती है, आपको पता है। लेकिन जीन का वो पार्ट जो सिर्फ एक ही तरीके की प्रोटीन बनाए, मतलब वन प्रोटीन के लिए उसमें कोडिंग हो, तो जीन के इस पार्ट को बच्चों बोलते हैं सिस्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, सिस्ट्रॉन क्या है, जीन का वो पार्ट, मतलब जीन का ही वो पार्ट है, जीन का वो पार्ट जो एक प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको हम बोल देते हैं सिस्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों, चलो अब अगर हम बात करें कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो आपको पता है ये प्रोसेस कैसी है, एंजाइमेटिक है। इसमें कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट्स करेंगे। तो अगर प्रोकैरियोट, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है बच्चों, यहां पर 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। कहां पर, यूकैरियोट्स के केस में। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में आप देखेंगे वहां पर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही तरीके का होगा और सभी तरीके के मैसेंजर आरएनए को बनाएगा।
तो कॉम्प्लिकेशन कहां पर है? यूकैरियोट्स के केस में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यूकैरियोट्स के केस में आपको जस्ट 3 तरीके का देखने को मिलेगा। कितने तरीके का बच्चों? 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा। जरा देख लेते हैं जो 3 टाइप्स का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन कौन से आरएनए को बना रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट से यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहां पर देखें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बना रहा है, सेकंड क्या बना रहा है और थर्ड क्या बना रहा है। सेकंड तो क्लियर है, आपको पता ही मैसेंजर आरएनए बनाता है। जरा फर्स्ट और थर्ड की बात कर लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो देखिए 3 तरीके के आरएनए को बना रहा है। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है 3 तरीके के आरएनए बच्चों कौन कौन से आरएनए हैं? पहला 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए। मतलब ये तीनों जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। क्या ध्यान देने वाली बात है? तीनों के तीनों राइबोसोमल आरएनए हैं। यस, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा जो बन रहे हैं। सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है बच्चों ये बनाता है मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मैसेंजर आरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है बच्चों ये बनाता है ट्रांसफर आरएनए। क्या बनाता है? ट्रांसफर आरएनए। इसके साथ ये आपका एक और राइबोसोमल आरएनए बना रहा है। कौन सा बना रहा है? 5S आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये दोनों आरएनए बच्चों कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों एंजाइम्स के फंक्शंस आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं नीट में एक तरफ आपको एंजाइम्स के नाम दे देंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये उठा के दूसरी तरफ रख देंगे और आपसे कहेंगे अब आपको मैचिंग करनी है। क्लियर है बच्चों? तो एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, अगर आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पता है जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है तो थर्ड ट्रांसफर आरएनए के साथ आप रिलेट कर देना, बाकी जो बचे उसको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ कर देना, तो मैचिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा कि यूकैरियोट्स के केस में जो आरएनए बनते हैं वो 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो थोड़ा सा प्रोसेस को और आगे समझते हैं बच्चों। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के केस में देखेंगे तो यूकैरियोट्स में जो आपको आरएनए पॉलीमरेज मिल रहा है बेटा ये एक्चुअली बना होता है 10 मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स के केस में देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ही तरीके का आपको आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा और यही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरीके के आरएनए को बनाने के लिए कैपेबल होता है। यूकैरियोट्स में देखो अलग अलग पॉलीमरेज है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन आप प्रोकैरियोट्स के केस में देख रहे हैं एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी तरीके के आरएनए को बना रहा है। ठीक है, चलो याद कैसे रखना है, क्योंकि यूकैरियोट्स आपको पता है कॉम्प्लिकेशन है तो वहां पर नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ जाएंगे। प्रोकैरियोट सिंपल है तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज से हम काम चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमें बात करनी है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में कौन कौन सी होती है पहले तो ये समझना है। तो जब भी आप एक डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे, अगर आप डीएनए के इस तरीके से एक बच्चों एक स्ट्रैंड देखें जो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से नाइट्रोजन बेस पेयरिंग के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब डीएनए तो बहुत लंबा है और इसी डीएनए में बहुत सारी प्रोटीन्स के लिए कोडिंग है। यस, तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखो ये डीएनए के स्ट्रैंड में तो मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है, मान लेते हैं प्रोटीन ए है, तो ए प्रोटीन के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगी। तो सोचो कि अगर ए प्रोटीन का बनना मान लेते हैं इस रीजन से स्टार्ट होता है और इस रीजन पे आके उसके पर्टिकुलर जीन खत्म हो जाते हैं, तो जहां से चीजें स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन और जहां पर चीजें आके रुक जाती हैं स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं कौन सा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। और ये जो बीच वाला पार्ट है जो मैसेंजर आरएनए को बनाएगा इसको हम बोल देंगे स्ट्रक्चरल जी। तो 3 पार्ट आपको डीएनए में देखने को मिलेंगे किसी पर्टिकुलर आरएनए के बनाने के लिए। पहला होगा प्रोमोटर, दूसरा होगा स्ट्रक्चरल और तीसरा होगा टर्मिनेटर। क्लियर है? तो बच्चों जिस तरीके से प्रॉपर ये साइट है डीएनए के स्ट्रैंड में ठीक वैसे ही प्रोसेस होगा।
जैसे अगर हम बोले तो प्रोमोटर रीजन से जो प्रोसेस हमारी ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टार्ट होगी, स्ट्रक्चरल रीजन से हमारा जो मैसेंजर आरएनए है बनेगा, इलोंगेट करेगा, और जो टर्मिनेटर रीजन है यहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आके स्टॉप कर जाएगी। तो पूरी की पूरी प्रोसेस आप 3 स्टेप में देख सकते हैं। कौन कौन सी? इनिशिएशन कहां से स्टार्ट होगा? प्रोमोटर से। इलॉन्गेशन कहां पर होगा? स्ट्रक्चरल जीन में, यहां पर प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बनेगा। और टर्मिनेशन कहां पर होगा? ये जो टर्मिनेटर रीजन है यहां पर आके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप कर जाएगी। क्लियर है बच्चों? जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो अब हमें देखना है कि जो हमारे बुक में जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपका दिया गया है, और इस फिगर में आपको यह समझाया गया है कि एक बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से मैसेंजर आरएनए बनता है और किस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड्स के द्वारा फाइनली हम मैसेंजर आरएनए को बना रहे हैं। यस बच्चों, और ये प्रोसेस को देखिए 3 स्टेप में ही दिखाया गया। इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद क्या हो रहा है? इलॉन्गेशन, और इलॉन्गेशन के बाद हो रहा है टर्मिनेशन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भाग लेते हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इन सबका फंक्शंस क्या है? दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है जिसको हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो सबसे पहले अगर इस प्रोसेस को बच्चों हमें समझना है तो हमें एक एक स्टेप को क्लियर करना होगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, यहां से चीजों को समझना हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशिएशन होता कैसे है, कोई प्रोसेस की स्टार्टिंग कैसे होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों हम लोग बात करेंगे इनिशिएशंस की। यस, इनिशिएशंस कहां से होगा? मैंने बताया आपको प्रोमोटर रीजन से होगा। यस, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आप डीएनए स्ट्रैंड देखोगे तो किसी पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए के बनने के लिए वहां पर जो पहला रीजन होगा जहां से चीजें स्टार्ट होंगी उसको हम बोलेंगे प्रोमोटर रीजन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट होगा, और जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर रीजन। क्लियर है? तो प्रोमोटर साइड जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन साइड, और टर्मिनेटर साइड जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करेगा उसको बोलेंगे टर्मिनेटर साइड। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, चला सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि भाई ये जो प्रोमोटर साइट है डीएनए के स्ट्रैंड में, उस साइट को पहचानेगा कौन? भाई जब तक हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमको शुरुआत कहां से करनी है तो प्रोसेस होगी नहीं। तो बच्चों उसको पहचानने के लिए एक फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई करता है उस पार्ट को जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट। यस, और प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करके होगा क्या? होगा ये कि जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, जो मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, उसको वो जगह पता चल जाएगी कि उसको कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली सिग्मा जो है आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ के कहां पर ले जाता है? इसको प्रोमोटर साइट में, और कहता है भाई अब यहां से प्रोसेस आप स्टार्ट करो। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर साइट को रिकॉग्निशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना। यस, तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है किसको? प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए को, जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होना है। चलो, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर की मदद से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये अटैच हो जाएगा कहां पर? डीएनए की प्रोमोटर साइट से। अब जब ये अटैच यहां पर हो जाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज, तो अब अपना काम स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये करेगा क्या कि जब यहां से अटैच होगा तो जो 2 स्ट्रैंड है ये डीएनए के, इसके बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, इसको तोड़ना स्टार्ट करता है। तो जब यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। यस, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में जो प्रोमोटर साइट में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं, और एक दूसरे से उसको सेपरेट कर देगा। इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, अर्थात जिसकी कोडिंग से प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बनेगा, उस स्ट्रैंड्स को हम बोलेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड। और याद रखिएगा जो मैसेंजर आरएनए बनता है बच्चों, वो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, और ये यूनिवर्सल होगा बेटा,
हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मैसेंजर आरएनए का बनना स्टार्ट होगा। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होगी, मतलब ज्यादा से कम की तरफ होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो रिबोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, आपको पता है डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटा वो है न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के केस में हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के केस में बोलते हैं इसको रिबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, यस, और मान लीजिए सेल है और ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम मान लेते हैं ये डीएनए है, यस, तो हम मान लेते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर हमको मैसेंजर आरएनए बनाना है, मतलब मैसेंजर आरएनए अगर हमें बनाना है, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है कौन सी, न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलेंगे रिबोन्यूक्लियोटाइड्स, वो कहां होगी, निश्चित रूप से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगी। तो बेटा जो ये यूनिट होती है कौन सी, रिबोन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म पे होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। जबकि आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीजें आपको मिलती है, कौन कौन सी, आपको मिलती है फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जिसमें जो फास्फेट होता है सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, और हम यहां पर कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या होता है। तो यहां तो हम बोल रहे हैं कि 1 फास्फेट है, और आप सर बता रहे हो कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है। हाँ बच्चों, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। होता क्या है कि जब ये एक्टिवेट होता है, अर्थात जब न्यूक्लियोटाइड यहां पर लगते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, रिबोन्यूक्लियोटाइड, तो उस समय इसके 2 फास्फेट ग्रुप इससे सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये सेपरेट होते हैं तो एनर्जी यील्ड करते हैं, और इसी एनर्जी का यूज डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाने में करता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है या रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है, उसके लिए एटीपी कहां से आती है, मतलब उसके लिए एनर्जी कहां से आती है। तो बच्चों उसकी एनर्जी यही ट्राइफॉस्फेट जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, कौन से, ये रिबोन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो वहां पर जो 3 फास्फेट है उसमें से 2 फास्फेट जब अलग होते हैं तो उससे एनर्जी यील्ड होती है, और उसी एनर्जी का यूज, चाहे बात ट्रांसक्रिप्शन की हो या बात हमारी रिप्लिकेशन की हो, वहां पर इसी एनर्जी का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो आप देख रहे हैं रिबोन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। और जब ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि रिबोन्यूक्लियोटाइड का मोनोफॉस्फेट एक एक लग के ही तो पूरा मैसेंजर आरएनए बनाएगा, तो जब दो फास्फेट अलग होते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी का यूज मैसेंजर आरएनए के बनाने में होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा जिसको एंटीसेंस बोलेंगे। जहां से चीजें स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर को पहचानेगा कौन, पहचानेगा सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर जब इसको पहचान लेगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोमोटर साइट के साथ यहां पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में इसको तोड़ देगा। यस, इतनी चीजें हम लोगों ने यहां पर इनिशिएशन में सीखी है। चलो और कुछ बात कर लेते हैं। कुछ 2 पॉइंट हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के केस में बच्चों, कि कहां से हम देखेंगे कि प्रोमोटर साइट यहां से स्टार्ट होती है। इसके रेफरेंस में 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम बात प्रोकैरियोटिक्स, अगर हम ट्रांसक्रिप्शंस की करें, तो आपको यहां पर यह समझना है कि बिफोर द 10 नाइट्रोजन बेसेस, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से एक सीक्वेंस होता है 6 बेसिस पेयर का जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, जिसको हम बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। तो प्रिब्नो बॉक्स क्या है, अगर हम मान लें कि ये, हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए है, यस, और यहां पर हम ये मान लेते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, और यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हम मान लेते हैं कि यहां पर ये प्रोमोटर साइट है। तो क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के केस में 10 नाइट्रोजन बेसेस पहले स्टार्टिंग पॉइंट के, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर के पहले, स्टार्टिंग पॉइंट के पहले
6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है बच्चों, यस, और इसको हम बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। तो प्रिब्नो बॉक्स से 6 नाइट्रोजन बेस पेयर है, उसके जस्ट 10 नाइट्रोजन बेसेस के बाद यहां से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, कहां पर, प्रोकैरियोट्स के केस में। लेकिन अगर ये केस कैसा हो, यूकैरियोट्स का हो, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर 20 नाइट्रोजन बेसेस पहले, स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट 20 नाइट्रोजन बेसेस पहले यहां पर 7 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होगा, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या हॉकनेस बॉक्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टाटा बॉक्स आपको मिलेगा यूकैरियोट्स के केस में, और जो प्रिब्नो बॉक्स है वो मिलेगा प्रोकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट 10 नाइट्रोजनस बेस पहले होगा, और एक किसका बना होगा, 6 बेस पेयर का बना होगा। लेकिन अगर केस क्या किसका हो, अगर केस हमारा यूकैरियोट्स का हो, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से 20 नाइट्रोजनस बेसेस पहले यहां पर आपको 7 बेस पेयर मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे टाटा बॉक्स। क्योंकि वहां पर जो कोडिंग होती है वो होती है TA इसी को हम बोलते हैं बच्चों टाटा बॉक्स। और यहां पर आप देखिए जो प्रिब्नो बॉक्स है, इसकी कोडिंग क्या है, TA। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के केस में आपको ये जो प्रिब्नो बॉक्स या टाटा बॉक्स मिल रहा है उसकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, चलो, तो हम लोग ने अभी इसके पहले समझा इनिशिएशन, और अब इनिशिएशन के बाद आपको पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसने इन बॉन्डों को तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और अब स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे इलॉन्गेशन। अब देखो बच्चों, ये जो दोनों स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट चुकी है। अब जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस की तरफ मूव करेगा, और जो स्ट्रैंड हम देखिए, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। और ये जो मैसेंजर आरएनए है अपना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहां पर इस तरीके से लगता जाएगा, और इस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा, मतलब इसका इलॉन्गेशन होगा। तो इलॉन्गेशन प्रोसेस में होता क्या है, यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को एस्टेब्लिश करता है 2 रिबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि आरएनए क्या है, पॉलीमर है, किसका, रिबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो 2 रिबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बच्चों ये जो हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, इसको कौन बनाएगा, इसको बनाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। याद रखिएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस तरीके से चेन धीरे धीरे जुड़ती जाएगी, और इस तरीके से मैसेंजर आरएनए धीरे धीरे बच्चों बनता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, अब क्या होगा, जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर अब यहां से अलग हो जाता है, प्रोमोटर साइड से अलग हो जाएगा, सेपरेट एंड कोर एंजाइम। और जो कोर एंजाइम है मतलब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा एंटीसेंस स्ट्रैंड में, जब तक कि ये कहां नहीं पहुंच जाएगा, इस टर्मिनेटर साइड तक नहीं पहुंच जाएगा, जहां पर चैन का बनना रुक जाना है। यहां पर प्रॉपर तरीके से कोडिंग होगी, यस, जिसको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडिंग, और वहां से जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो फाइनल क्या होगी, देखो मैसेंजर आरएनए यहां पर बन गया है, यस, और फाइनली जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज अगर यहां पर अब पहुंच जाएगा तो इसी को यहां पर टर्मिनेटर साइड में पहुंच जाएगा, और यहां पर मैसेंजर आरएनए का बनना रुक जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पहुंचता है, डीएनए के टर्मिनेटर साइट में, तो यहां से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सेपरेट हो जाता है डीएनए टेम्पलेट से, मतलब अलग हो जाता है, और मैसेंजर आरएनए का बनना रुक जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टर्मिनेटर साइट में डीएनए के आपको जो नाइट्रोजनस बेसेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर चाहे आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें तो सेम आपको नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बहुत सारे केसेस में आप देखिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होता है
वो वही रिकॉग्नाइज कर लेता है टर्मिनेटर साइट को, लेकिन आपको पता है और आरएनए जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस उसको स्टॉप कर देता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में आप देखेंगे यहां पर टर्मिनेशन साइट्स को रिकॉग्निशन करने के लिए एक फैक्टर होता है बच्चों जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। तो यूकैरियोट्स के केस में अगर आपसे पूछे कि जो टर्मिनेटर साइट है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज करेगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे प्रोकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स के केस में यहां पर रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है कि यस अब यहां पर हमको मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको ठीक कर लेते हैं। यस अब आ गया। चलिए लास्ट में क्या हमने क्या बताया कि रो फैक्टर पहचान करेगा प्रोकैरियोट्स के केस में कि कहां पर आके आप मैसेंजर आरएनए को रोक देना है, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर साइट। एक्चुअली जो रो फैक्टर है एक तरीके की एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करती है क्या करने के लिए, टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई टर्मिनेटर साइट कहां पर है और अब आप मैसेंजर आरएनए को बनाना बंद कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? तो रो फैक्टर आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स के केस में, और यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज स्वयं ही आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है किसको, टर्मिनेटर साइट को। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा यहां पर टर्मिनेशन, और फाइनली ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है अभी ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। अभी इसको हम साइटोप्लाज्म में नहीं भेज सकते, अभी इसको न्यूक्लियस के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि अभी इस मैसेंजर आरएनए में कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म में नहीं जानी चाहिए। जरा उसकी बात कर लेते हैं, तब आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। फाइनली हमने मैसेंजर आरएनए तो बना लिया, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी अनस्टेबल है। अभी हम इसकी कैपिंग और स्लाइसिंग करेंगे, तब हम इसको फाइनली कहां भेजेंगे, साइटोप्लाज्म में भेजेंगे, जहां पर ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट के साथ जुड़ेगा और फाइनली वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो बच्चों, तो हमने यहां पर ये जो आरएनए बनाया, मैंने क्या बताया, अभी ये स्टेबल नहीं है। चलो आगे क्या होगा, कभी कभी बच्चों रिमोट प्रॉब्लम कर जाता है। चले अब देखो बच्चों, ये प्रॉपर है, यहां पर हमने देखो यहां पर यस। अब आप यहां पर देखोगे बच्चों कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, देख रहे हो आप, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है इसमें आप देखिए जो येलो येलो पार्ट दिखाया गया ये होता है एक्सॉन, और ये जो रेड रेड पार्ट दिखाया गया ये है इंट्रॉन। एक्चुअली जो मैसेंजर आरएनए बना है बच्चों, इस मैसेंजर आरएनए में कुछ ऐसे पार्ट है जहां पर किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं है, और कुछ ऐसे पार्ट है जहां पर कोडिंग है। तो जहां पर कोई कोडिंग नहीं है हम उसको बोलते हैं इंट्रा रीजन, और जहां पर पर्टिकुलर कोडिंग होती है प्रोटीन के लिए उसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये बन कैसे जाते हैं, इसके बनने के पीछे जो रीजन होता है वो रीजन होता है स्प्लिट जीन का। स्प्लिट जीन क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। स्प्लिट जीन और ये जो आरएनए बनता है जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं बच्चों, इस तरीके के मैसेंजर आरएनए को हम बोलते हैं हेटेरोजीनस आरएनए। जरा सबसे पहले समझते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था शार्प एंड रॉबर्ट्स ने, और इसके लिए उनको 1993 में बच्चों नोबेल प्राइज भी दिया गया है। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देखो जीन जो कंटेन कर रही है नॉन फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट के साथ ही उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। हम मान लेते हैं डीएनए है ये, यस ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड यूनिट है। हम मान लेते हैं डीएनए का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं जीन। इसको बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं जीन। तो इस जीन में कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो नॉन फंक्शनल होंगे, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होगी, और कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो फंक्शनल होंगे। देखो ये वाला फंक्शनल है, तो ये और ये पार्ट तो फंक्शनल है, लेकिन बीच वाला नॉन फंक्शनल है।
तो यहां पर ऐसे जीन जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके के रीजन हो, पार्ट हो, ऐसी जीन को बच्चों हम बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्लियर है? जरा आगे समझते हैं। ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है इस पर्टिकुलर जीन के, उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन, और जो फंक्शनल पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सॉन। तो अगर जीन में ये पार्ट है तो मैसेंजर आरएनए में भी जाएंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इस जीन से ही तो मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अब देखो, तो ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसमें आपको इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों मिलते हैं, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है स्प्लिट जीन के द्वारा तो ये जो आरएनए प्रोड्यूस करता है उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कोडिंग है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें कोडिंग नहीं है। तो इस तरीके के मैसेंजर आरएनए को ही हम बोल देते हैं हेटेरोजीनस आरएनए। तो इंट्रॉन का मतलब क्या है? इंट्रॉन में कोई कोडिंग नहीं है, और एक्सॉन का मतलब वो पार्ट है जिसमें कोडिंग है। क्लियर है बच्चों? तो दिस हेटेरोजीनस आरएनए कैसा होता है? वो अनस्टेबल होता है। अब हम मान लेते हैं कि मान लो ये कोई मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए में अगर हम सिंपल बोले तो भाई इतना पार्ट हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंट्रॉन है, ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक इंट्रॉन है। तो ये पार्ट तो बिना मतलब का है ना, तो इस पार्ट को क्या करेंगे? इन दोनों पार्ट को यहां से काटेंगे, और जो ब्लू पार्ट है जो फंक्शनल है इसको उठा के हम जोड़ देंगे, और फाइनली फिर हमारा एक स्टेबल आरएनए बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये हेटेरोजीनस जो आरएनए है ये वाला, ये अभी कैसा है? ये बेटा अनस्टेबल है। और हमको भी अनस्टेबल मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में नहीं भेजना, स्टेबल को भेजना है, इसको स्टेबल करके भेजना है। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे हम लोग? अब देखो क्या होगा फाइनली। अब हम क्या करेंगे? कैपिंग और टेलिंग करेंगे और स्लाइसिंग भी करेंगे। स्लाइसिंग का मतलब जो नॉन फंक्शनल वाला पार्ट उसको काट देंगे, और जो फंक्शनल रह जाएगा उसको हम जोड़ देंगे लाइगेज एंजाइम से, और फाइनली फिर हमारा मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। फिर ये जो मैसेंजर आरएनए बना है एक तरफ इसके 5 प्राइम एंड में इस कैपिंग कर देंगे और लास्ट में एक पूंछ लगा देंगे, तब हमारा स्टेबल आरएनए प्रॉपर कंप्लीट होगा जो अब साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा ये, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले स्लाइसिंग करेंगे। अब जैसे सपोज दैट हम देख लेते हैं यहां पर कि कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे जो रेड वाले पार्ट है, देखो इस पार्ट को हमने क्या बोल रहे हैं? इंट्रॉन। ये नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है। तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन सारे पार्ट को यहां से हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? ये जो येलो पार्ट है इन पार्ट्स को लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे और प्रॉपर ये बन जाएगा। बनने के बाद इसके सर तरफ मतलब 5 प्राइम एंड की तरफ हम एक कैप लगाएंगे। यस, ये जो कैप होती है इसको बोलते हैं 7 मेथिल गुआनोसिन है, जो इसके 5 प्राइम एंड में मैसेंजर आरएनए के हम यहां पर जोड़ देंगे, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैपिंग। यस, और इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिंग। और फाइनली क्या करेंगे? इसके पूंछ की तरफ आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का है, ये जो पूंछ है इसको बोलते हैं पॉलीएटेल। पॉलीएटेल क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड्स लगा देते हैं किसकी? एडिनिलिक एसिड के, और इसकी कहां पर ऐड कर देंगे? 3 प्राइम एंड में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे टेलिंग, और जिसको हम बोलते हैं पॉलीएटेल। अब ये क्या होगा? अगर ये दोनों चीजें हम कर दें, एक तरफ कैप लगा दें और एक तरफ टेलिंग लगा दें, तो अब ये जो मैसेंजर आरएनए है स्टेबल हो गया है और अब ये साइटोप्लाज्म में जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पार्ट हम काट रहे हैं, कौन से? इंट्रॉन वाले पार्ट, ये बच्चों कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं जाएंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब हम आरएनए की स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग का मतलब क्या है? काटते हैं कौन से पार्ट को? जो नॉन फंक्शनल है। जब हम प्रोसेस करते हैं आरएनए स्लाइसिंग की, तो अब फाइनली हमारा फंक्शनल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है, और ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं एक्सोनिक आरएनए। क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक्सॉन वाले ही पार्ट है ना, हमने इंट्रॉन वाले तो अलग कर दिए हैं, तो ऐसे मैसेंजर आरएनए को क्या बोलेंगे? एक्सोनिक आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आरएनए की जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो नॉन कोडिंग पार्ट्स है वो इससे हटा देते हैं। किस एंजाइम की मदद से? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिबोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से हम
जो नॉन कोडिंग वाले पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं और जो कोडिंग पार्ट है उसको आपस में आरएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देते हैं और फाइनली फिर हमारा मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाता है। फिर हम कैपिंग करते हैं, फिर हम टेलिंग कर देते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो भी आरएनए की स्लाइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन और साथ में बोलते हैं SNRNP और इसको बोलते हैं स्नर्प्स। क्या बोलते हैं? स्नर्प। ये जो SNRP प्रोटीन होती है ये कंबाइन होकर जाती है किसके साथ? दूसरी प्रोटीन के साथ और बनाती हैं SNRNA2 फॉर्म बनाती हैं स्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। तो स्लाइसोसोम जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों किसका बनता है? SNRNP कुछ प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो मैसेंजर आरएनए को स्लाइसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। ये इंट्रॉन वाला पार्ट है उसको निकाल के अलग कर देता है और फाइनली कैपिंग और टेलिंग करके फाइनली हम एक मैसेंजर आरएनए जो स्टेबल है बना लेते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। तब यहां पर प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट होगी। कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन की। तो अगर आप कुछ पॉइंट देखें तो हमने क्या देखेंगे कि जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये अभी भी न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं जिसको हम लोग ने निकाला है इंट्रॉन वाले पार्ट को, और जो एंड नॉन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन और सिर्फ जो कोडिंग पार्ट है वो मूव करता है न्यूक्लियस से कहां पर? साइटोप्लाज्म में और ट्रांसलेटेड होता है किसमें? प्रोटीन में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो मोस्टली यूकैरियोटिक जो जीन्स होती हैं बच्चों वो एग्जाम्पल है स्प्लिट जीन का। स्प्लिट जीन का मतलब क्या? ऐसी जीन जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके के पार्ट हो। तो स्प्लिट जीन मोस्टली कहां आपको देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स के केस में। लेकिन कुछ ऐसी भी जीन है बच्चों जिसमें नॉन फंक्शनल पार्ट होता ही नहीं और वो वही जीन है जो हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन प्रोटीन को बनाती हैं और ये जीन होती है नॉन स्प्लिट जीन। तो याद रखिएगा यूकैरियोट्स के केस में इन दोनों जीन को छोड़ के हिस्टोन बनाने वाली जीन और इंटरफेरॉन बनाने वाली जो प्रोटीन वाली जो जीन है इन को छोड़कर और अधिकतर जो जीन है बच्चों वो स्प्लिट जीन ही होती है। तो यस ये एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर यूकैरियोट्स में अगर प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो इसमें आप देखेंगे जो स्लाइसिंग प्रोसेस है वो यूकैरियोट्स में भी होगी और प्रोकैरियोट्स में भी होगी, पहली चीज। सेकंड, जो स्प्लिट जीन है यूकैरियोट्स के केस में ये वास्तव में क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि ये वास्तव में प्रिमिटिव या एंशिएंट फीचर है पर्टिकुलर जीन के। क्योंकि आपको पता है आज भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उन जेनेटिक मटेरियल में जो हमारे एंसेस्टर के उनके जीन्स आज भी हैं, भले ही वो नॉन फंक्शनल हो, अलग चीज है, लेकिन आज इस चीज को शो कर रहे हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहां से हुआ है, वो ये जो प्रिमिटिव जीन्स हैं, ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, ये इसको प्रूफ करते हैं। यस, तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन अर्थात जो नॉन फंक्शनल जो वाला पार्ट है जीन का, वास्तव में क्या है? ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है और जो स्लाइसिंग प्रोसेस होती है वो रिप्रेजेंट करती है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड को। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने समझा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। यस, किस तरह से इनिशिएशन होता है, किस तरीके से इलॉन्गेशन होता है और किस तरीके से टर्मिनेशन होता है, और फाइनली जब मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं किस तरीके से हम उसको स्टेबल करते हैं, कैपिंग का लगा देते हैं, फिर उसकी टेलिंग लगा देते हैं और फाइनली एक हम स्टेबल मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं जो अब जाएगा साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के साथ जुड़ेगा। इस कोडिंग को कौन पढ़ेगा? ट्रांसफर आरएनए पढ़ेगा और इस हिसाब से अमाइनो एसिड ले लेके आएगा और फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोग ने बात करी ट्रांसक्रिप्शन की। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं और वो चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही उनको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप हमारे गूगल प्ले स्टोर में जाइए
और आप हमारे ऐप को वहां से डाउनलोड कर लीजिए, टीएनसी माई एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकंड रास्ता है कि अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जो भी कमेंट्स आप करते हैं उनको मैं जरूर देखता हूँ और आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन in next lecture with new concept. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय, थैंक यू।